मेरा नाम गीता है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरी सासू माँ रोज रात को अपने ससुर के पाँव दबाती और पाँव दबाकर जब उनके कमरे से बाहर आती तो वो बेहोश हो जाती। मैं अपनी सासू माँ से पूछती तो वो कोई जवाब नहीं देती। एक दिन दादाजी ने कहा कि अपनी सासू माँ को मेरे कमरे में भेजो। मैंने अपनी सासू माँ के कपड़े पहने, दुपट्टे से घूंघट लिया और दादाजी के कमरे में चली गई। अभी मैं कमरे में गई ही थी कि दादाजी ने मुझे सास समझकर ऐसा काम किया कि मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैं कुछ महीनों से होते हुए देख रही थी, लेकिन आज तो जैसे मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। आखिर मेरे दादा ससुर किस किस्म के इंसान थे? इतना सीधा साधा दिखने वाले मेरे दादा ससुर इतना हैवान कैसे हो सकते हैं? मेरी सासू माँ 2 घंटे बाद दादा के कमरे से बाहर आई थी। उनका रंग बिल्कुल फीका पड़ चुका था। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मैं बाहर आंगन में ही कर काट रही थी, सासू माँ के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन सासू माँ की हालत देखकर मैं परेशान हो गई थी। अभी मैं उनकी तरह बढ़ ही रही थी कि मेरी सासू माँ बेहोश होकर नीचे गिर गई। उन्हें देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी तो मेरी आवाज सुनकर दादाजी भी कमरे से बाहर आ गए। तो 3 नौकर भी मेरी ये आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। जल्दी से उन्हें कमरे में लिटाया और दादाजी ने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने मेरी सासू माँ के इंजेक्शन लगाया और कहने लगा कि ये किसी दिमाग और शारीरिक मर्ज की शिकार है, इसलिए डिप्रेशन के अटैक से ये बेहोश हो गई है। मैंने बड़ी हैरत से अपने दादा की तरफ देखा जो मुझसे नजरें चुराने लगे थे। मुझे अपने दादा ससुर से नफरत सी महसूस होने लगी थी। 3-4 दिन में मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी अच्छी हो चुकी थी। जब मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि दादाजी आपको कमरे में बुलाकर कहते क्या है, तो उनकी तबीयत फिर से खराब होने लगती थी। उनके चेहरे पर खौफ आ जाता था। वो सिर हिलाने लगती और कहती कि वह कुछ नहीं कहते मुझसे। मुझे मेरी सासू माँ के चुप रहने पर गुस्सा आने लगता था। हर बार जब भी वह दादाजी के कमरे से बाहर आती उनकी हालत ऐसी ही होती थी। मेरे दादा ससुर भी अजीब थे। मेरी सासू माँ के लिए फिक्र भी जाहिर करते थे और अभी वह बीमार से उठी ही थी कि फिर से उन्हें अपने कमरे में बुलाने को कहने लगे। लेकिन इस बार मैंने सासू माँ को दवाई देकर सुला दिया और खुद अपनी सासू माँ के कपड़े पहनकर चादर से मुंह छुपाकर कमरे में चली गई। मैं जानना चाहती थी कि दादा ससुर मेरी सासू माँ के साथ क्या करते हैं, लेकिन जो कुछ दादा ने सासू माँ समझकर मेरे साथ किया, मेरी रूह फना हो गई। मेरे दादाजी गांव के मुखिया थे। पूरे गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे। गांव के लोग उन्हें पसंद करते थे और उन्हें मुखिया जी कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो इंसाफ करते थे। गांव के लोग उनसे बहुत खुश थे। मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। मेरे ससुर मेरे दादा ससुर की इकलौती संतान थे। मैं उनके यहाँ इकलौती बहू ही। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे ससुर की मौत पर तो जैसे सब कुछ कयामत टूट पड़ी थी। अभी ससुर का रंग कम न हुआ था कि दादी सासू माँ भी अपने बेटे के गम में परलोक सिधार गई थी। दादी के बाद अब दादा ससुर अकेले रह गए। मेरी सासू माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था। मैं कभी सासू माँ के संभालती तो कभी दादा ससुर को। कुछ टाइम बाद मेरी सासू माँ ने अपने आप को काम में बिजी कर लिया था। मेरे दादा ससुर मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। ससुर के बाद सारी जिम्मेदारियाँ फिर से दादा ससुर के कंधों पर आ गई थी। जब भी वह गांव से वापस लौटते तो घंटों मेरे पास बैठकर मेरे ससुर की बातें सुनाते रहते थे और आंसू बहाते रहते थे। उन्हें मेरे ससुर से बहुत प्यार था और इतनी नफरत वो मेरी सासू माँ से करते थे। मैंने शुरू से ही अपने दादा को अपनी सासू माँ से बात करते हुए नहीं देखा। वजह ये थी कि मेरी सासू माँ उनकी बिरादरी की नहीं थी। वो मेरे ससुर की पसंद की शादी और दादा अपने दोस्त की लड़की लाना चाहते थे, लेकिन ससुर जी के सामने उन्हें सर झुकाना पड़ा। इसलिए दादाजी मेरी सासू माँ को अच्छा नहीं समझते थे। वो मेरी सासू माँ से बात भी नहीं करते थे, उन्हें देखते तक नहीं थे, ना ही उनसे कोई बात करते। इतना टाइम गुजरने के बाद और यह हादसा होने के बाद भी मेरे दादा ससुर का दिल मेरा सासू माँ के लिए साफ नहीं था। जब भी उनकी नज़र मेरी सासू माँ पर पड़ती वो गुस्से से मुंह बना लिया करते थे। लेकिन कुछ महीने से अब दादाजी बहुत बीमार रहने लगे थे। वक्त पर दवाई नहीं खाते थे। मेरी सासू माँ हिम्मत जमा करके उनकी डांट सुनने के बावजूद उनकी बहुत खिदमत करती थी। उन्हें खुद दवाई खिलाती थी, खुद से खाना खिलाती थी। पहले तो वो मेरी सासू माँ को घूरते रहते थे, दवाई खाने से भी मना कर दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार मेरी सासू माँ के लिए बदलने लगा। शायद उनके दिल में मेरी सासू माँ के लिए गुंजाइश पैदा हो चुकी थी। अब रात को भी हर काम के लिए मेरी सासू माँ से ही कहते, मुझे आकर दवाई खिलाओ, चाय बना दो। मेरी सासू माँ उनके कमरे में चली जाती। पहले तो मेरी सासू माँ कुछ देर में ही वापस आ जाती थी। मैं लेट जाती थी, लेकिन वो जब कमरे से बाहर आती तो वो कुछ घबराई हुई सी होती थी, किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी
और जब मैं उनसे वजह पूछी तो वो चौंक सी जाती थी, मुझे नम आंखों से देखती और ना मेरे सिर हिलाते हुए कहती कि कुछ भी नहीं हुआ, तुम सो जाओ। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर दादा ससुर उनसे ऐसा क्या कहते थे? वो बाहर आते ही परेशान से गुमसुम सी हो जाती थी। जब से मेरे ससुर की मौत हुई थी तब से मैंने अपनी सासू माँ को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वह हर वक्त उदास और गम में डूबी हुई रहती थी। पहले तो दादा ससुर मेरी सासू माँ से बस अपनी दवाई ही मंगाते थे, लेकिन अब तो वो अपना हर काम मेरी सासू माँ से करवाने लगे थे, जबकि घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। बात यही तक रहती तो मुझे भी बुरा नहीं लगता, लेकिन कुछ दिनों से मैंने जो बात महसूस की है वो अजीब सी थी। रात को जब दादा ससुर मेरी सासू माँ से दूध मंगाते और वह दूध लेकर कमरे में चली जाती, तब वो 2 घंटे बाद वापस आती थी तो रोती हुई आती थी। अब तो दादाजी के कमरे में सासू माँ को घंटों तक जाते थे। मेरी सासू माँ जब से मेरे ससुर की मौत हुई थी मेरे साथ ही सोती थी और फिर उसके बाद आंगन में सोती थी। जब वो आंगन में नहीं आती तो मुझे नींद नहीं आती थी, बस यही सोचकर रहती थी कि एक दूध का कर्ज देने में कौन सा इतना टाइम लगता है 2 मिनट का काम है। लेकिन मेरी सासू माँ 2-3 घंटे दादा के कमरे में क्या करती थी? और सबसे हैरान करने वाली बात मेरे लिए यह थी कि मेरे दादा ससुर का रवैया मेरी सासू माँ के लिए बहुत बदलने लगा था। वो बहुत अहमियत देने लगे थे, लेकिन मेरी सासू माँ उनके सामने हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। हैरत का झटका मुझे तब लगा जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी सासू माँ गाँव की औरतों के मुखिया है, औरतों की परेशानियाँ और उनके मसलों को आपसे यही देखा करेगी। मुझे लगता था यह बात सुनकर सासू माँ खुश हो जाएगी, भगवान ने उनको उनका हक वापस दे दिया, मगर फिर भी वह खुश नहीं थी। पता नहीं क्या सोचती रहती थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरी सासू माँ को इस हवेली में उनकी जगह मिल गई थी, लेकिन इसके बाद भी मेरी सासू माँ के चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट भी नहीं आई थी। अब तो उनका ये हाल था कि जब भी दादा ससुर उनसे किसी काम के लिए कहते तो घबराने लगते थे, और जब कमरे से वापस आती तो उड़ी हुई रंगत के साथ वापस आती, और जब मैं वजह पूछती तो कहती कि कुछ नहीं, तुम क्या मेरे इंतज़ार में जगती रहती हो, सो जाया करो। मैंने कहा कि जब आप अपने बिस्तर पर नहीं लेट जाती मुझे चैन की नींद नहीं आती। पता नहीं क्यों वो मेरी इस बात से मुझे बड़े गौर से देखती और बड़े प्यार से सर पर हाथ फेरने लगती। एक बार मेरी आँख किसी की सिकसिकियों की आवाज़ सुनकर खुली। मैंने देखा कि मेरी सासू माँ रो रही है। मुझे अब उनके रोने पर हैरत सी होने लगी थी, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया था। अब दादाजी भी उन्हें इज्जत देते थे। हम इस घर में बहुत खुश थे, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अभी तो मैं दादाजी के दोगले व्यवहार की वजह से परेशान थी। एक बार मेरे दादा के भाई का बेटा हमारे घर आया था। वो विदेश से आया था। उनने मेरे ससुर की खबर सुनी तो वह मिलने के लिए आया गया। मेरी सासू माँ बहुत स्मार्ट और कम उम्र की औरत थी। कोई उन्हें मेरे साथ देखता तो मेरी बड़ी बहन ही बताता था। ससुर के कजन रमेश 3 दिन हमारे साथ रहे थे। मुझे बहुत प्यार किया और कहने लगे कि तुम्हारे ससुर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम मेरी बेटी जैसी हो। वो मुझे अच्छे ही लग रहे थे, लेकिन खाने के दौरान वो मेरी सासू माँ की तरफ बार बार देख रहे थे और मेरी सासू माँ लगातार उनसे नजरें चुरा रही थी। लेकिन दादा अपने भतीजे के आने की खुशी में बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। इन 3 दिनों में दादा ने सासू माँ को कमरे में भी नहीं बुलाया। एक बार उन अंकल को मैंने अपनी सासू माँ से जो बातें करते हुए सुना, मेरे होश उड़ने लगे थे। एक दिन जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि सासू माँ कमरे में नहीं थी। वो अक्सर कबूतरों को दाना डालने जाती थी। मेरे दादा ने बड़े से पिंजरों में विदेशी कबूतर पाल रखे थे, जिनका ख्याल मेरी सासू माँ ही रखती थी। मैं उठकर बाहर आ गई, लेकिन पिंजरे के पास सासू माँ के साथ अंकल भी खड़े थे और वह कहने लगे, मैंने अब तक शादी नहीं की क्योंकि तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत की ही थी, लेकिन तुम्हारे पति की तुम्हारे लिए दीवानगी देखकर मैं पीछे हट गया। कभी भी तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश नहीं की थी ताकि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, इसलिए मैं विदेश चला गया। लेकिन फिर जब मैंने अखिल की मौत का सुना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा कजन होने के साथ साथ वो मेरी बेहतरीन दोस्त भी थी। वहाँ 1 महीने मैंने बीमार में काटे हैं। मुझे अखिल का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल भी सताने लगा और अब भी सिर्फ तुम्हारे ही लिए वापस आया हूँ। तुम अगर इजाज़त दो तो मैं दादाजी से तुम्हारी बात करते हैं। यह सब बातें सुनना मेरे लिए बहुत अजीब था, जिसकी खबर मुझे कभी भी नहीं थी। मैं ससुर जी से उस कजन को पहली बार ही देख ही रही थी। बस ससुर ने उनका जिक्र सुन रखा था।
मेरी सासू माँ घबरा कर बोली, खुदा के वास्ते ऐसा कुछ नहीं कहना, वो तो पहले ही मुझ पर शक करते रहे हैं कि मैं शहर की लड़की हूँ, कभी मैं उनके बेटे के साथ गांव में बस ही नहीं सकती। लेकिन मैंने चुपचाप अपनी सारी जिंदगी अखिल के प्यार के सहारे गांव में गुजार दी, कभी पलट कर शहर की दोबारा शक्ल भी नहीं देखी। मेरा बेटा अब जवान हो गया है, उसकी शादी भी हो गई है, वक्त बहुत आगे निकल चुका है। रमेश, यूनिवर्सिटी का दौर नहीं रहा कि मैं अपने फैसले बदलूं। अपने दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी मांगी थी मैंने, बिना किसी सवाल के अखिल को अपना लिया। अब मैं आपसे उसी मोहब्बत का वास्ता देकर कह रही हूँ, मुझे अखिल की विधवा ही रहने दे और यहाँ से वापस चले जाएं और कभी दोबारा पलट कर नहीं आइएगा। यह कहकर सासू माँ वहाँ से चली गई। मैं ये सब कुछ छुप छुप कर देख रही थी। वो अंकल भी वापस चले गए। मुझे मालूम तो कुछ नहीं था, लेकिन बातें सुनकर ये समझ में आ रहा था कि रमेश अंकल मेरे ससुर और मेरी सासू माँ के यही कॉलेज में पढ़ते थे और मेरे ससुर की तरह शायद रमेश अंकल भी मेरी सासू माँ से मोहब्बत करते थे। लेकिन मेरी सासू माँ किसे पसंद करती थी, वो उन्होंने क्या कुर्बानी दी थी, ये मेरे लिए एक पहेली भी थी। मेरे दादा मेरी सासू माँ को बहुत अहमियत देते थे, लेकिन वो फिर क्यों रोती रहती थी। मेरी सासू माँ को मेरे ससुर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। सास मेरे दादा ससुर को चाय देने गई थी। मेरे सुबह से सर दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी दादा ससुर से सर दर्द की दवा ले लेती हूँ, क्योंकि उनके पास सारी दवाइयाँ रहती थी। लेकिन जैसे ही मैंने दादा ससुर के कमरे का दरवाज़ा खोला, जो मंजर मैंने अपने सामने से देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरे दादा मेरी सासू माँ के साथ में उल्टे कदम वहाँ से लौट आई थी। वो दोनों मुझे नहीं देख पाए थे, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बेयकीन सी थी। मेरा दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था, मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है कि मेरी नज़रों का धोखा हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी आंखें दिखती है वो होता नहीं। वह जब सच सामने आए तो हमारी आंखों के देखने के अंदाज पर हमें अफसोस होने लगता है। जब मेरी सासू माँ रात को अपने कमरे में आई तो वह अपने आंसू साफ कर रही थी। मैं अपनी सासू माँ के कमरे में गई तो और मैंने उनसे पूछा कि आप जब भी दादा ससुर के कमरे से आती है तो रोती क्यों हैं? तो वो कहने लगी, समझ लो कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे सच क्यों नहीं कह रही है, क्योंकि मैंने जब कमरा खोला था तो वो मेरी सासू माँ से कह रहे थे कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो वो मेरी सासू माँ को घर से धक्के देकर निकाल देंगे। मेरी सासू माँ उनके सामने हाथ जोड़ रही थी। वो कह रही थी कि वो जो कुछ करना चाहते हैं सही नहीं है। मैं उनके बेटे की बहू हूँ, आप मेरे साथ कैसे यह जुल्म कर सकते हैं? आप मेरे बाप की जगह हैं और आप मुझे इस घर में एक कोने में पड़ा रहने दें। मेरे इनकार करने पर आप मुझे इस घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी सासू माँ खूब रो रो कर मेरे दादाजी से भीख मांग रही थी। इससे ज़्यादा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया और कुछ सुनने की गुंजाइश भी नहीं थी। मैं वापस कमरे में लौट आई थी। जिस तरह की बातें मैंने सुनी थी और जिस तरह मेरे दादा ससुर मेरी सासू माँ पर मेहरबान थे, मैं गुमसुम सी हो चुकी थी। जिस ख्याल ने मेरे अंदर से जान निकाल दी थी, अभी मैं इस उलझन से नहीं निकली थी कि मेरे घर की नौकरानी ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। वो कहने लगी कि मुखिया जी जैसे नज़र आते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत रंगीन मिजाज के इंसान हैं। जवानी में तो और औरतों से ताल्लुकात भी थे। आप लोगों की नज़रों में शरीफ बने फिरते हैं, लेकिन अगर इस उम्र में भी मौका मिले तो छोड़ते नहीं। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। यह सुनकर तो मुझे गुस्सा आने लगा और अफसोस भी होने लगा कि क्या सरदार जी रिश्तों की मर्यादा भी भूल गए हैं। मुझे अपने दादा ससुर से नफरत सी महसूस होने लगी थी। अब जब भी मेरी सासू माँ दादाजी के कमरे में जाती तो मैं बेचैन सी होने लगती थी। एक दिन मेरी सासू माँ ने बंद लफ्जों में कहा कि तुम अपने दादा ससुर से दूर ही रहा करो। मैं इस बात पर चुप सी हो गई। अब तुम मुझे सच में मुखिया जी के किरदार पर शक होने लगा। फिर एक बार मेरे आंगन में बैठी थी, तब दादा ससुर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे कि किसी की शादी पर तब आऊँगा जब नाचने गाने का इंतजाम होगा। तुम जानते ही हो मैं अपनी उम्र को नहीं देखता, मेरा दिल तो अभी भी जवान है। वो हंसते हुए अपने दोस्तों से अपनी घटिया आदत का जिक्र कर रहे थे। उनको ऐसी बातें मेरे सामने करते हुए भी शर्म नहीं आ रही थी। मैं गुस्से से वहाँ से उठकर चली गई और फिर दादाजी एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस गद्दी पर बैठो। मैं तुम्हें बहुत कुछ बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे ससुर और तुम्हारे पति की तरह तुम्हें घर का काम करता देखना नहीं चाहता। और दूसरी बात यह है कि इस हवेली में
कमरों की कमी नहीं है। तुम क्यों हर वक्त अपनी सासू माँ के साथ रहती हो? तुम्हारा पति जब बाहर से वापस आएगा तो तुम्हें एक नए अवतार में पाएगा। तुम अपना कमरा अलग करो और कल मेरे ड्राइवर के साथ जाकर अपना एडमिशन करवा लेना और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना और खुद की आदत बनाओ अकेले कमरे में रहने की, और मैं तुम्हारे लिए एक अलग कमरा सेट करवा देता हूँ। मैंने अपने दिल में सोचा कि हाँ, मैं अपनी सासू माँ से अलग हो जाएं ताकि आपको खुली छूट मिल जाए, लेकिन इस वक्त हम दोनों सासू माँ बहू बहुत मजबूत हैं। हम गुस्से से उनसे बात नहीं कर सकते। मैंने आराम से कहा कि मुझे रात को अकेले नींद नहीं आती है और मुझे डर भी लगता है, इसलिए मैं अपनी सासू माँ के साथ ही कमरे में सोऊंगी। मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मेरा कमरा ऊपर की मंजिल में शिफ्ट करवा दिया। मेरी सासू माँ भी अपनी जगह परेशान थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। मैं ऊपर के कमरे में चली गई थी, लेकिन यह भी सोचती थी कि रात को अपनी सासू माँ के कमरे में चली जाऊंगी। रात को जब सब कुछ सो चुके थे तब मैं नीचे जाकर अपनी सासू माँ के कमरे के पास खड़ी हो गई, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मेरी सासू माँ का कमरा था। पहले तो मुझे तसल्ली हो गई कि चलो सासू माँ ने अच्छा किया अपना दरवाज़ा लॉक कर लिया, लेकिन सच तो कुछ और ही था। मैं वापस आकर अपने कमरे में चली गई। सुबह मुझे कॉलेज जाना था। तैयार होकर जब नीचे उतरी तो यह देखकर मैं हैरत में रह गई कि मेरे दादा मेरी सासू माँ के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल धक धक करने लगा। तो क्या वह रात भर मेरी सासू माँ के साथ था? मेरा दिमाग चकरा गया था। मुझे लगा पूरी घर मेरी आंखों के सामने घूम रही है। मेरी सासू माँ सिर्फ मेरे साथ यहाँ रहने पर मजबूर थी ताकि हम लोग इज्जत से रह सके, और इसके लिए क्या कीमत अदा कर रही थी, यह सोचकर तो मेरी जान जाने लगी थी। मैं सोचती थी कि मैं अपनी सासू माँ को और परेशानी में नहीं डालूंगी। रात को मैं देर तक नीचे अपनी सासू माँ के कमरे में बैठी रही, इधर उधर की बातें करती रही। उन्हें एक गिलास दूध दिया और कहा कि आपको अपनी सेहत का बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और वो दूध उन्हें जबरदस्ती पिला दिया। मैंने उस दूध में नींद की गोली डाली थी, इसलिए वो दूध पीते ही सो गई। अगले ही दिन यह हो गया कि मेरी सासू माँ बेहोश होकर गिर गई, इसलिए मैंने अपनी सासू माँ को सुलझाकर जल्दी से अलमारी से उनका सूट निकाल कर और पहन लिया, और फिर दुपट्टा थोड़ा नीचे करके डाला था कि मेरा मुंह नहीं दिखे। मैं भी थोड़ी दिखने में अपनी सासू माँ के जैसे ही थी। मैं अपने दादा ससुर के कमरे में चली गई। इत्तेफाक था, ये रोज ही ऐसा होता था कि दादा ससुर के कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दादा यही समझे कि सास आई है। मुझे कहने लगे कि मैं दवाई खा चुका हूँ, अब मेरे पास आओ। मैंने बहुत इंतजार कर लिया, तुम्हारा मैं ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता। मैं उनके पास चली गई। उसके बाद उन्होंने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। कुछ देर बाद मैं और मेरी सासू माँ उनके सामने बैठे थे और दादा हम दोनों को गुस्से से देख रहे थे और कह रहे थे, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं शर्मिंदा होकर अपनी नज़रें झुकाए बैठी थी। जब मैं उनके कमरे में गई थी तो उन्होंने मुझे मेरी सासू माँ समझकर ये कहा कि मैं उनकी बात का जवाब हाँ में दूँ। मेरी सासू माँ की दूसरी शादी अपने भतीजे से करवाना चाहते थे। कहते थे कि रमेश अंकल घर से जाने से पहले दादाजी को सारी बात बता के गए थे। दादा का भी यही कहना था कि मेरी सासू माँ इतनी बुढ़ी भी नहीं हुई कि मेरे ससुर के नाम पर विधवा बनकर अपनी पूरी जिंदगी बिता दे, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरे पति भी मुझे यहाँ से दूसरे देश ले जाएंगे। उनका कहना था कि वह बीमार रहने लगे हैं और उनके मरने के बाद कहीं मेरी सासू माँ फिर से बेसहारा न हो जाए, क्योंकि मेरी सासू माँ दूसरे देश जाना नहीं चाहती थी। वो यहीं अपने देश में रहना चाहती थी और मेरे पति बाहर काम करते थे और वो आज या कल मुझे बाहर लेकर चले जाते तो वह यहाँ पर किसके साथ रहती। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में ही मेरी सासू माँ की दूसरी शादी करवा देना चाहते थे। इसलिए जब मेरी सासू माँ उनके कमरे में उनके दूध देने जाती तो वो इसी बात पर बहस करते थे कि मेरी सासू माँ मेरे ससुर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए दूसरी शादी पर राजी नहीं हो रही थी। मेरे दादा ससुर मुझे ताज्जुब से देख रहे थे। सासू माँ के कपड़े में मुझे देखकर वह आग बबूला हो गए। जब उन्होंने मुझे से पूछा कि मैं क्यों इस हुलिये में आई है तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया जो मैं सोच रही थी। यह सुनकर दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मुझे इतनी तेज आवाज़ से डांटा कि आवाज़ पूरी हवेली में गूंजने लगी। सासू माँ भी उठकर दादा के कमरे में आ गई। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मेरे
मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि तुझे शर्म नहीं आई ये सब कुछ सोचते हुए, और मैं गर्दन झुकाए बैठी रो रही थी। मेरे दादा ने आखिर मेरी सासू माँ की शादी अपने भतीजे से करवा ही दी, इसलिए ही मुझे उनसे दूर रहने को कहते थे। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा था कि मैं क्या सोच रही थी। मेरी सासू माँ विधवा होकर रमेश अंकल के घर चली गई। मेरी सासू माँ अंकल से ही मोहब्बत करती थी, लेकिन जब मेरे ससुर ने मेरी सासू माँ को देखा तो उन पर फिदा हो गए थे और दीवानी की तरह उन्हें चाहने लगे थे, और रमेश अंकल से कहने लगे कि अगर उन्हें यह नहीं मिला तो वो मर जाएगी। इसलिए रमेश अंकल ने भी अपनी दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी थी और मेरी सासू माँ से कहा कि वो मेरे ससुर से शादी कर ले, वरना वह अपनी जान ही न गवा बैठे। मेरी सासू माँ ने मेरे ससुर से मोहब्बत शादी के बाद की थी, लेकिन मेरे ससुर की जिंदगी ने उनके साथ बस इतने ही वफा निभाई थी। अब मेरे दादा ससुर मेरे पति से बात करके मुझे यहाँ से ले जाने को कह रहे थे, क्योंकि वह जल्द ही से जल्द अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री होना चाहते थे। मेरे दादा एक अच्छे इंसान थे और मैं उनके बारे में क्या क्या सोच रही थी। कभी कभी आंखों से देखा सच नहीं होता है। मेरे पति भी आकर मुझे अपने साथ दूसरे देश ले गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।